कब तक जाओगे 2016 तक, इससे बाद आपको नहीं जाना। बायोलॉजी की बुक कम और लिटरेचर की बुक ज्यादा है, तो यहां पर आप क्या करिए, यहां पर आप लिख दीजिए 2024। जिस जगह से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है आप उन टॉपिक्स को नजरअंदाज करते जा रहे हो। जो लोग ऐसी एनसीईआरटी बता रहे हैं उनसे एक बार जरा पूछ लेना उनके कितने ड्रॉप हो गए। कभी ऐसा मत करना कि कभी ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, यहीं पर सब कुछ लिख लिया। यदि आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो आपको इस पेज में पता होना चाहिए। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आप लोगों का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है नीट के लिए, जिसमें से सबसे ज्यादा 2 क्वेश्चन होते हैं बच्चों के। सर क्या एनसीईआरटी केवल पढ़ के नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। सर क्या एनसीईआरटी पढ़े बिना नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। तो आखिर कहना क्या चाहते हो? तो इस आखिर ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए आपको कुछ दिखाता हूं। ये सीन आपको याद आ रहा है? ये सीन आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है ये? आप मुझे बताइए जरा, चतुर क्या डिफाइन कर रहा है मशीन की डेफिनेशन? क्या डिफाइन कर रहा है मशीन की डेफिनेशन? मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या वो डेफिनेशन इतनी बार आपने पिक्चर देखने के बाद में भी क्या आपको समझ में आई थी? नहीं आई थी। लेकिन उसी की जगह आप मुझे बताओ, रैंचो ने सिंपल सा बताया था कि एनीथिंग विच कैन रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, आपको समझ में आ गया था। तो दैट इज एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी है, बात समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी है। मतलब ये एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी ने ऐसी लैंग्वेज बनाई हुई है, वो बायोलॉजी की बुक कम और लिटरेचर की बुक ज्यादा है। किसकी बुक ज्यादा है? लिटरेचर की बुक ज्यादा है। तो इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से आप समझिए कि सबसे पहला एनसीईआरटी का जो रोल है, एनसीईआरटी का जो रोल है वो है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का। सबसे पहला रोल क्या है आप मुझे बताइए जरा। एनसीईआरटी का रोल है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। कि एनसीईआरटी पढ़े बिना सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, आप मुझे बताओ जरा। क्योंकि आपको एग्जाम की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। केवल एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यदि केवल उससे पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। आपको जैसे आपको चतुर की डेफिनेशन समझ में नहीं आई थी, ऐसे ही आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। सर क्या करें इसके लिए? अभी बताता हूं आपको, मैं आपको सारे सॉल्यूशंस देता जाऊंगा, आपको क्या करना है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस रोल है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस रोल है आइडेंटिफाई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम पैटर्न, एंड एग्जाम पैटर्न। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एनसीईआरटी को उठाओगे। पहला काम आप क्या करोगे? आप एनसीईआरटी को उठाओगे और उठाने के बाद में जैसे सपोज करिए यहां पर ये एनसीईआरटी है, एक एग्जांपल, ये एनसीईआरटी है। तो आप क्या करोगे? 2024 से लेके 2016 तक। कैसे? आप देखिए जरा, आप क्या करोगे? 2024 से लेके आप क्या करोगे? आप मुझे बताओ। आप रिवर्स ऑर्डर में जाओगे। आप कौन से ऑर्डर में जाओगे? रिवर्स ऑर्डर में जाओगे। कब तक जाओगे? 2016 तक। इससे बाद आपको नहीं जाना। समझ में आ रहा है? इससे आगे आपको नहीं जाना। क्लियर है? क्योंकि एनसीईआरटी में काफी चेंजेस हुए। अब इससे क्या फायदा होगा? एग्जाम पैटर्न कैसे पता चलेगा? अब 2024 का पेपर उठाओ, ठीक है? 2024 का पेपर उठाओ और मान लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो क्वेश्चन आया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ो और वो किस कॉन्सेप्ट से आया है आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर लिख दो। जैसे सपोज करिए यहां पर बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहां पर आप क्या करिए? यहां पर आप लिख दीजिए 2024। क्या लिख दो? 2024। और मान लो यहां पर हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, मान लो उसने क्या कर दिया, इस वर्ड से उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप यहां पर ऐसे 2024 को लिख दो। समझ में आ गया? आप क्या कर दो? 2024 को लिख दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब 2023 का आप पेपर करो। इससे नहीं आया, मतलब इस चैप्टर से नहीं आया या जो भी क्वेश्चन आया, आप उस टॉपिक के नीचे ईयर को लिखते जाओ। फिर आप क्या करो? मान लो 2022 में क्वेश्चन आया था, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, आपको एक एग्जामिनर का पैटर्न समझ में आएगा। आपने क्रिकेट खेला होगा,
और यदि आपको बॉलर कैसी बॉल डालने वाला है, यदि आपको यह समझ में आ गया तो आप उस बॉल पे 6 मार दोगे। लेकिन यदि आपको बॉल समझ में नहीं आई, आपको बॉल समझ में नहीं आई, तो आप आउट हो जाओगे। आप याद करो चक दे इंडिया में, चक दे इंडिया में भी आखिरी आप जरा वो याद करिए कि जब उसमें शाहरुख खान ऐसे देखता है, पेरिस का लेफ्ट की साइड है, लेफ्ट की तरफ मारेगी, पेरिस का राइट साइड है, राइट की तरफ मारेगी, बॉडी इसकी स्ट्रेट है, स्ट्रेट की तरफ मारेगी, या खुदा ये तो सीधा मारेगी। ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता, आप मुझे बताओ जरा, शाहरुख खान बोलता है कि नहीं बोलता? तो वहां पर जब उसको समझ में आ जाता है और वो इशारा करता है ऐसे, मतलब सीधे ही रहना, वो सीधा शॉट लेगी, और जब उसको समझ में आ जाता है तो रोक देती है। तो याद रखना एग्जाम भी ऐसा ही है, तुम जैसे ही समझ जाओगे, तुम जैसे ही समझ जाओगे एग्जाम का पैटर्न क्या है, तुम वैसे ही एग्जाम के क्वालिफिकेशन की तरफ, क्वालिफाई करने की तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस बात को तुम समझो। तुम जब तक एग्जाम का पैटर्न नहीं समझोगे, और यह पैटर्न याद रखना 3-3 साल के लिए होता है, जनरली 3-3 साल में यह पैटर्न चेंज होता जाता है। तो आप 24 से 16 तक करोगे, 24 से 16 तक करोगे। सबसे पहले आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, उन ईयर वाइज क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कर लो, ऊपर लिख दो 24, ऊपर लिख दो 23। आपने उस टॉपिक को, जैसे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर ये मान लो लिखा हुआ है इंसेमिनेशन, सपोज करो इंसेमिनेशन से 2023 में क्वेश्चन आया था, आपने यहां पर ऐसे उसके सामने 2023 को लिख दिया, तो आपको पता चलेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कितने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पूछे जा रहे हैं तो किन पॉइंट से पूछे जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आप एनसीईआरटी है करके पढ़ते जाओ और पता चले आपको जिस जगह से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, जिस जगह से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, आप उन टॉपिक्स को नजरअंदाज करते जा रहे हो। तो समझ में आ गया, आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा एनसीईआरटी से। आपको क्या समझ में आएगा? पहला आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, दूसरा आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा। समझ में आ गया कि कैसा एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, ये सभी को क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर एनसीईआरटी पढ़ें कैसे? कभी ऐसा मत करना कि कभी ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, यहीं पर सब कुछ लिख लिया। मैं आपको बता रहा हूं, आप एनसीईआरटी क्विकली रिवाइज नहीं कर पाओगे, आपके ड्रॉप के ड्रॉप बढ़ते जाएंगे। और जो लोग ऐसी एनसीईआरटी बता रहे हैं उनसे एक बार जरा पूछ लेना उनके कितने ड्रॉप हो गए, उनके कितने ड्रॉप हो गए। यदि आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो आपको इस पेज में पता होना चाहिए कि ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं पढ़ूंगा स्पीड में पढ़ूंगा, लेकिन इस वर्ड पे फोकस करूंगा। यार वीवीपैरस क्या होता है, फिर मैं आगे आ जाऊंगा। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट क्या बोला गया है? इंसेमिनेशन। आपको इस तरीके से उन वर्ड को फोकस करना है। सर ये वर्ड कैसे समझ में आएंगे? PYQ से, जो मैंने आपको बोला ना, किससे समझ में आएंगे आप मुझे बताओ जरा? PYQ से। किससे समझ में आएंगे आप मुझे बताओ जरा? PYQ से। सभी को क्लियर हो गया? आपको क्या समझ में आएगा? एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न, एनसीईआरटी की लैंग्वेज, नीट की लैंग्वेज, आपको यह समझ में आएगी। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब जैसे मान लो ये आपने पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, ये मान लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपने टॉपिक उठाया और ये आपने क्या किया? टॉपिक वाइज डीपीपी है, आपने इसके क्वेश्चन कर लिए। तो जब आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लिए तो उस टॉपिक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या करना है, कैसे इसको कंफर्म करना है, कैसे एनसीईआरटी को फॉलो करना है? क्या बॉटनी में से भी सेम पैटर्न फॉलो करना है? क्या जूलॉजी में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है? नहीं, बॉटनी और जूलॉजी के एनसीईआरटी में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? बॉटनी की जो एनसीईआरटी है उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट स्किप है, जिगजैग है, कुछ आगे दे दिया, कुछ पीछे दे दिया, कुछ कहीं पर दे दिया, कुछ कहीं पर दे दिया, मतलब पूरी तरीके से उसका जो पैटर्न है ना वो जिगजैग पैटर्न है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, वो पैटर्न कैसा है? जिगजैग पैटर्न है। जैसे आप देखिए जरा, एक सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए, हम बात कर रहे हैं कि पहले यहां पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ गया, उसमें उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बता दिया, जो मोस्ट ऑफ द जो है वो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, वो बहुत बाद में आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी। आपको बात समझ में आ रही है? वो बहुत बाद में आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी। तो आप इस बात को समझिए, एनसीईआरटी थोड़ी सी जिगजैग है, किसमें? बॉटनी में। लेकिन जूलॉजी में एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट है। मैक्सिमम 90% जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हो। समझ में आ गया? आप उनको पढ़ सकते हो। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको बताता हूं। ये देखो जरा,
ये मैंने आपको एक सैंपल भेजा है, टॉपिक वाइज डीपीपी का सैंपल भेजा है, जिसको आप इसके साथ में अभी मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो देखो, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बॉटनी जूलॉजी। सबसे पहले आप क्लास नोट्स करोगे। क्लास नोट्स क्या है? क्लास नोट्स क्या है? वो रेंचो की डेफिनेशन, एनीथिंग विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। और यदि आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने से पहले आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो विश्वास मानना आप रट लोगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कभी भी नोट्स के साथ में बॉटनी करा रहा हूं, क्लास में कभी भी टॉपिक पढ़ाया मैं एनसीईआरटी नहीं कराता। क्यों? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगी। आपको तब समझ में आएगी एनसीईआरटी, ये समझ लो अमृत की तरह है, उसके पहले बहुत सारी चीजें आपको आना चाहिए, तब आप उसको हैंडल करने लायक बनोगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप देखिए, बॉटनी हो या जूलॉजी, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो आप अपने क्लास नोट्स पर रिलाई करिए। आप अपने क्लास के टीचर को आप रिलाई करिए। आप जिस भी रिस्पेक्टेड टीचर से पढ़ते हैं आप उनसे अच्छे से समझिए, और उनके क्लास नोट्स को 5 बार कर डालिए। कितनी बार कर डालिए? 5 बार। जब तक आप क्लास नोट्स को ना कर डालो तब तक किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं, चाहे वो डीपीपी हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो पीवाईक्यू हो, किसी भी चीज के बारे में सोचना भी नहीं। सभी को बात समझ में आ गई? अब आप क्या करोगे? बॉटनी में आप टॉपिक वाइज डीपीपी करोगे। क्लास नोट्स के बाद मैंने लिख दिया, आप अपने रूम में चिपका लेना। करके देखो, आप 15-20 दिन, 1 महीने आप इसको पैटर्न को फॉलो करके देखो, आपका जो परफॉर्मेंस है ना, अरमान बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वैसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? टॉपिक वाइज डीपीपीस करो, फिर पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज से आपको क्या पता चलेगा मुझे बताओ जरा? आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट पता चलेगा जो आपको एनसीईआरटी में मार्क करना है। फिर आप क्लास नोट्स फिर से करोगे, और फिर आप कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ोगे। आप किसको पढ़ोगे? कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ोगे। अब आपको समझ में आएगा, यार क्लास नोट्स ये पढ़ा था फिर भी ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही। क्यों? आप सोचोगे उसके ऊपर तो आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज बैरियर है यहां पर। तो आपको पता चलेगा कि आपको लैंग्वेज पे वर्कआउट करना है। आपको किस पे वर्कआउट करना है? लैंग्वेज पे वर्कआउट करना है। नीट की लैंग्वेज, ऑप्शंस की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। समझ में आ गया? वो आपको कब पता चलेगा? जब आप ये पैटर्न फॉलो करके इसको करोगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद आप मुझे बताना जरा जूलॉजी क्लास नोट्स, मैंने बोला ना क्लास नोट्स फर्स्ट, उसके बाद इसमें आप टॉपिक वाइज एनसीईआरटी करो। पूरी एनसीईआरटी नहीं करना इसमें एक साथ, इसमें आप क्या करो? टॉपिक वाइज एनसीईआरटी करो। क्यों? क्योंकि जूलॉजी की एनसीईआरटी हर टॉपिक अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक है। आप इसको पढ़ो, फिर टॉपिक वाइज डीपीपीस करो। मैंने आपको एक सैंपल भी डाला है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर 30 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। इसको अटैच कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे है। टॉपिक वाइज एनसीईआरटी करो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फिर उसकी डीपीपी सॉल्व कर ली। अब क्या करो आप मुझे बताओ? इस तरीके से आप कंप्लीट कर डालो टॉपिक वाइज एनसीईआरटी, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी डीपीपी, फिर उसके बाद आगे आप मुझे बताओ जो टॉपिक आते जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ते जाओ, उसके बाद आगे पढ़ते जाओ, टॉपिक वाइज डीपीपी करते जाओ। कर लिया? अब पीवाईक्यूज करो और मार्क करो एनसीईआरटी में, और उसके बाद वापस क्लास नोट से एक बार क्विकली पढ़ डालो, स्पीड में पढ़ डालो, जल्दी पढ़ डालो, और उसके बाद में अब कंप्लीट एनसीईआरटी करो। आप ये पैटर्न फॉलो करके देखो, आप इसको प्रिंट निकाल के या लिख के अपने खुद की राइटिंग में अपने रूम पे लिख लो, और आप 1 महीने इसको फॉलो करके देखो, आपका रिजल्ट बदल जाएगा। बायोलॉजी में ज्यादा नंबर लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कम टाइम में एनर्जी को बचा के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एनर्जी बचा के बायोलॉजी में नंबर लाना, ये इंपॉर्टेंट काम होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जितना टाइम और एनर्जी बायोलॉजी में बचाओगे उतना ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कमाओगे। समझ में आ रहा है? तो चलो ठीक है, विश यू गुड लक, थैंक यू।